भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। तमाम सारे सवाल हैं और सवाल ये भी एक है कि बच्चों के परीक्षा कैंसिल हो गई, सीबीएसई ने भी कर दिया, तमाम प्रदेशों के बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिया, आज उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी कैंसिल किया। अब सवाल ये है कि एक चीज दिमाग से उतरी, अब दूसरी दिमाग में ये है, खासतौर से पेरेंट्स को लेकर भी और बच्चों को भी, कि रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट की प्रक्रिया कैसी होगी, बनेगा कैसा। किसी को बाहर अपने बच्चे को विदेश भेजना है, किसी को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार सेंट्रल बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज को कराना था, वो नहीं करा रहे हैं, इस बार मार्क्स ही एक क्राइटेरिया होगा। तमाम सारे सवाल हैं। एवरेज मार्किंग हुई या एवरेज मार्क्स आए तो प्रतिभाशाली छात्र कह रहे हैं कि हमें तो टॉपर होना था, तो फिर कैसे होंगे। तमाम सारे सवाल हैं। आज इन तमाम सारे सवालों को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ एजुकेशन मिनिस्टर्स भी होंगे, हमारे साथ सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी भी बातचीत करने के लिए होंगे, और आपके दिमाग में जो तमाम सवाल हैं उन सवालों को आज हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब जरूर ढूंढे जाए। और आगे भैया जी कहीं का जो आगे का हिस्सा होगा उसमें कुछ तमाम सारी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को दूर करने की बात करेंगे, वैक्सीनेशन की प्रोसेस को कैसे दूर करें, और जो आखिरी चरण होगा भैया जी कहीं का, उसमें हम बहुत छोटे बच्चे कौन सी बीमारी से परेशान हो रहे हैं और कौन सी बीमारी बड़े घातक तौर से आगे बढ़ रही है ब्लैक फंगस के बाद, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम इस वक्त अनुराग त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे, सचिव हैं सीबीएसई बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बातचीत करने के लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल की जो प्रक्रिया है, मैं सीधे सीधे जो बच्चों के सवाल आज आए हैं, क्योंकि भैया जी कहीं में मैं वो जरूर जानना चाहता हूं कि सर सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी खासतौर से रिजल्ट बनाने को लेकर। वो सब जानना चाहते हैं कि आप क्राइटेरिया क्या लेने वाले हैं, 10th 11th 12th को, या 11th का ही एक मार्किंग रखेंगे, या 10th 11 को रखेंगे, या लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि 10वीं के आपने 10% और 11वीं के 20 और ऐसे ही 50% आपने मार्क्स रख लिए 11th के, तो क्या क्राइटेरिया होगा, ये जानना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बारे में। त्रिपाठी जी। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई दूंगा कि जो एक तनाव उनका 3 महीने से बना हुआ था वो खत्म हुआ। हर बच्चा क्लास 12th का परेशान था कि एग्जाम जो फरवरी में होने थे, मार्च में होने थे, वो मई तक नहीं हो पाए हैं। एंड जब ये सूचना जाने लगी कि एग्जाम और पोस्टपोन हो सकते हैं तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे। पेरेंट और टीचर भी लगातार डिमांड कर रहे थे। बच्चे परीक्षा से नहीं भागते, लेकिन वो चाहते थे कि समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट निकले, जिससे उनका फर्दर नया सेशन शुरू हो और एडमिशन की प्रोसेस हो। तो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को और पूरी मिनिस्ट्री को, जिन्होंने समय पर हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और एक निर्णय की स्थिति में हम लोग पहुंचे और फाइनली एग्जाम कैंसिल करके दूसरे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर रिजल्ट देने की प्रोसेस हमने स्टार्ट की। मैं जहां तक आपका चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा कि क्लास 12th का रिजल्ट उस किस क्राइटेरिया पर बनेगा उसका फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बच्चे, पेरेंट, टीचर वेट करें, एंजाइटी में ना रहें, पैनिक ना हो, र्यूमर पर नहीं जाएं। हम अपनी वेबसाइट पर क्राइटेरिया सर्कुलेट करेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे और जो भी क्राइटेरिया बनाएंगे वो हर बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। उस वो प्रिंसिपल, टीचर, स्पेशलिस्ट, एजुकेशनिस्ट से राय लेकर के ही बनेगा। 10th का क्राइटेरिया आप सबके सामने है और नॉर्मली उसको हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। 10th के क्राइटेरिया में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, स्कूल लेवल की 8 मेंबर कमेटी, 8 सदस्यों की कमेटी हर स्कूल में बनी है। स्कूल प्रिंसिपल उसको चेयर कर रहे हैं, बाकी दूसरे स्कूलों के मेंबर भी हैं। वो कमेटी बच्चों के प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस, बाकी ईयर की परफॉर्मेंस के साथ साथ उनके इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को असेस करेगी और प्रपोज करेगी। कमेटी स्कूल लेवल की है, प्रिंसिपल और टीचर अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव रहते हैं, अतः किसी तरह की इनजस्टिस नहीं होगी। क्योंकि कमेटी 8 मेंबर्स की है, इसलिए हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जस्ट एंड प्रॉपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और हम सही रिजल्ट दे सकेंगे। लेकिन 12th में क्या क्राइटेरिया होगा, ये अभी कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज वेट। ठीक है सर, थोड़ा सा आप हमारी धड़कनें बढ़ाना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा सब संतुष्ट होंगे,
एक चीज है संतुष्ट, और एक चीज होती थी, मैं अगर मैं कहूं कि यूपीएससी के टॉपर के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा इंतजार रहता था तो सीबीएसई के टॉपर का, किसने टॉप किया पूरे देश में। तो क्या इस बार भी वो, इस बार होगा वो, और हम सारे पत्रकार और सारे लोग भागेंगे उस तरफ कैमरा लेके कि या इस बार नहीं, बिल्कुल कोई टॉपर नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे? सामान्य रूप से सबको नंबर दे देंगे या कुछ नहीं, उनके मेरिट्स होंगे, नहीं ही इज द टॉपर, ये एक व्यक्ति है जिसने टॉप किया है, तो ये होगा इस बार या नहीं होगा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सीबीएसई टॉपर्स के नाम नहीं निकालता है, और हम डिस्करेज करते हैं इस प्रक्रिया को कि सिस्टम में एक आदमी नंबर 1 है और बाकी सब उसके पीछे लाइन लगा के खड़े। ऐसा नहीं होता। किसी का एक नंबर ज्यादा या कम से उसकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं होती। तो सीबीएसई कभी भी टॉपर्स को इनकरेज मोटिवेट नहीं करता। हम टॉपर्स की लिस्ट कभी भी सर्कुलेट नहीं करते हैं। टॉपर्स के बारे में जानकारी ज्यादातर मीडिया स्कूल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालती है और एक कंपेयर करती है, मोटिवेट करने के लिए करती है। तो मैं फिर यही कहूंगा, आपके माध्यम से कहूंगा और आपसे भी सपोर्ट चाहूंगा कि प्लीज किसी टॉपर की रेस में बच्चों को लेकर के नहीं जाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट भी होता है। एक एक नंबर पर बच्चे होते हैं और बच्चे इक्वल रहते हैं, और कभी कभी कोई एक प्रश्न या एक नंबर कम होने से कोई आगे और पीछे नहीं हो जाता। जीवन की असली लड़ाई तो शुरू होती है उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी स्किल और कैपेसिटी को लेकर। तो मान करके चलें कि रिजल्ट जो निकलेगा किसी टॉपर्स की लिस्ट नहीं घोषित करेंगे। हाँ, हम आपको जरूर कि पासिंग परसेंटेज कितना रहा, मोर देन 75, मोर देन 90, मोर देन 95 कितने रहे, जिससे स्कूल अपने को कंपेयर कर सके। तो बच्चे इसको लेकर के परेशान बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर आप कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं जी। इस बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि हम मोर देन 75, 85, 90 और 95 के ऊपर की एक लिस्ट जारी करेंगे और ये क्राइटेरिया होगा, और हम कोई टॉपर की लिस्ट तो नहीं निकालते हैं, ये तो मीडिया निकालता है या वो ढूंढता है। तो हम ये मान के चलें इस बार कि एक ऐसी लिस्ट आएगी जिसमें सिर्फ आप इस तरह की कोई रूपरेखा रखेंगे सामने। अनुराग जी। जी देखिए, ऐसा है कि कोविड का संकट एक ऐसा समय जिसमें देश और दुनिया का हर व्यक्ति परेशान है, और हम भी मिल करके बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन लेकर के आए जिससे कम से कम बच्चों को तनाव मिले। एक तो वो कोविड और हेल्थ को लेकर के परेशान है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के और भी साइकोलॉजिकल रीजन है। ये समय है जब हम उनको सपोर्ट करें। हम एक और तनाव नहीं देना चाहते, इसलिए हम एक ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे, एक ऐसा क्राइटेरिया लेके आएंगे जहां बच्चे हैप्पी मोड में होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि उनके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। तो दिस इज द टाइम जब हम बच्चों को किसी नंबर की रेस में, किसी तनाव में, किसी क्राइटेरिया में उलझा करके एंजाइटी बढ़ाएं और तनाव दें। इट विल बी बेटर कि हम उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें और मोटिवेट करें कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, और नंबर अंतिम नंबर नहीं होते हैं, अंतिम परीक्षा नहीं होती है, जीवन तो इसके आगे शुरू होगा। अनुराग जी, बिल्कुल बिल्कुल एक बात आना, आपने कहा कि एक लिस्ट होगी, जो वो मैं चाहता हूं फिर से इलैबोरेट कर दें, क्योंकि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। मैं इस बात का बिल्कुल झंडा लेके आगे चलने वाला हूं कि कोई टॉपर ना हो या टॉपर जैसी कोई चीज हो, या आप नहीं उसको पढ़ाते, तो मैं बिल्कुल मानने वाला हूं। लेकिन आप बताइए, किस, जो आपने कहा एक सेंटेंस बोला था कि किस तरह के कैटेगराइज करेंगे आप, या कैटेगरी के हिसाब से सीबीएसई निकालेगा, वो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब सीबीएसई अपना रिजल्ट निकालती है तो हम नॉर्मली ये बताते हैं कि पासिंग परसेंटेज कितना रहा। पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का पासिंग परसेंटेज मोर देन 99.5% था। हम ये भी बताते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो है मोर देन 75% लाए, 80% लाए, 90% लाए, उससे एक प्रोग्रेस पता चलती है। हम सब्जेक्ट वाइज भी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन गई, किसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, वो एक एनालिसिस होती है। हम बेटर यह है कि आज की डिबेट इस मुद्दे को हम ना लेकर के जाएं कि हम क्या लिस्ट निकालेंगे। बेटर ये हम इस इशू पर बात करें कि 12th का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी निकलेगा, तब तक बच्चे वेट करें, धैर्य रखें, और रिजल्ट एज अर्ली एज पॉसिबल हम निकालेंगे, जिससे उनको फर्दर एडमिशन में कोई डिले का सामना या नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। सर, सब लोग प्रसन्न हो, सब लोग हंसें, खुशी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सच है कि दुनिया कोरोना के बाद वैसी नहीं होगी।
जब खत्म होगा कोरोना, जरूर खत्म होगा, ये भी मुझे विश्वास है। तो जब वैसी दुनिया नहीं होगी जैसी दिख रही है इस समय, ये भी सच है, बदली हुई होगी। लेकिन सर एक फैसला लिया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, तो उन्होंने कहा था इस बार करवाएंगे। अब उन्होंने कहा नहीं, मैं मार्क्स पे ही चले जाएंगे, संभव नहीं है एंट्रेंस करवाना, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने कहा है। तो अब सवाल ये है कि ये जो हंसी खुशी बच्चों के बारे में बात हो रही है, वो दिक्कत में आएगी जब आप नंबर्स के क्राइटेरिया रखेंगे, एक जैसे नंबर्स होंगे, तो कैसे फर्दर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को आना है या किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो नहीं होंगे, इस बार मार्क्स से ही होंगे सारे। खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, सारी निगाहें इधर रहती हैं, मुंबई में रहती हैं, तो कैसे होगा, नंबर्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे तो सो दैट कि वो एंट्रेंस में उनको या फर्दर यूनिवर्सिटी में एडमिशन में दिक्कत ना हो। देखिए, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली की न्यूज हमारे पास ज्यादा होती है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा महत्व दे करके हम प्रश्न करते हैं कि क्या होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी देश में मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज है जहां बच्चे एडमिशन लेते हैं। बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, बच्चे मिसाल के तौर पे लखनऊ यूनिवर्सिटी मान लेते हैं, सर लखनऊ यूनिवर्सिटी मान लेते हैं, जैसे इनका भी एंट्रेंस होगा, उनका भी एंट्रेंस होता है, उनका भी एंट्रेंस होता है, उनका भी एंट्रेंस होता है। अब सवाल ये है कि वो मार्क्स क्या होंगे, मार्क्स की क्राइटेरिया कैसे तय करेंगे, ये जानना चाहता हूं। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, मुझे अवसर देंगे तो मैं अपनी बात पूरी करता हूं। तो पहली चीज तो मैं ये कह रहा हूं कि देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहां पर एंट्रेंस होता है और बहुत सारी हैं जो मेरिट बेस्ड पे लेती हैं, ठीक है ना। अकेली दिल्ली नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां मेरिट हो सकता है और या जहां एंट्रेंस हो सकता है। इस वर्ष चूंकि कोविड की एक्सेप्शनल कंडीशन है, जब मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स एग्जाम को कैंसिल करके किसी दूसरे क्राइटेरिया पर रिजल्ट देंगे। एक चीज तो ये मान लें कि नंबर्स की बंचिंग अभी भी होगी और पहले भी होती थी। 99 पर, 98 पर, 95 पर, 90 पर, 85 पर तो बच्चे रहेंगे ही, क्योंकि टोटल मार्क्स ही 1 to 100 होते हैं। 1 से 100 के पैरामीटर पर 15 लाख बच्चों को जब फिट किया जाएगा तो कोई न कोई बच्चा एक नंबर पर तो 10, 100, 200, 400 बच्चे होंगे ही। वो चाहे एग्जाम होता तब भी होते और एग्जाम नहीं होगा तब भी होंगे। अब रही बात ये कि इस क्राइटेरिया में जब बिना परीक्षा के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर मार्क्स मिलेगा तो यूनिवर्सिटी जो मेरिट थी वो कॉमन स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगी और एडमिशन प्रोसेस को क्या वरीयता देंगी। इसके बारे में मैं आपके रेस्पेक्टिव चैनल पर यह निवेदन करूंगा कि यह मुद्दा चूंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेज से जुड़ा हुआ है और हमने ये बात वहां तक पहुंचाई है, वो भी इस पर मंथन कर रहे हैं, उनको भी टाइम दीजिए, उनकी तरफ से उत्तर आपको मिलेगा। वो ये कहते हैं, मैंने उनका जो पढ़ा उसमें वो कहते हैं कि जो सीबीएसई का आधार होगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा, हम उसके हिसाब से परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटीज ने इस बात को कहा है कि वो जो नंबर्स होंगे उस पर वो परिभाषित करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात त्रिपाठी जी आ रही है कि सब बच्चों को न्याय हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगे कि अगर मान लीजिए मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या दूसरा अवसर मिलेगा उनको, या कोई अवसर आप प्रदान करेंगे कि वो फिर से एग्जाम दे सके और वो कोई लिटिगेशन जैसी समस्या ना खड़ी हो, ऐसा भी कुछ चीजों को सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सोचा गया है। 10th का जो सर्कुलर निकला है उसमें भी बताया है, 12th के बारे में जो हमने निकाला उसमें बताया है कि जो बच्चे सीबीएसई के उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर निकाले गए परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, उनकी परीक्षा स्पेशल परीक्षा जब कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी और हमको लगेगा कोई खतरा नहीं है, वो परीक्षा वो बच्चे दे सकेंगे। ये ऑप्शंस हमने ऑलरेडी दिया है। इट में भी कुछ बच्चे डिससेटिस्फाई हों तो जब कोविड नॉर्मल होगा हम उनको अवसर जरूर देंगे। सर एक चीज और है कि जो लोगों ने कहा कि देखिए 11th जो होता है 12th से ज्यादा कठिन होता है, और 11th की जो असेसमेंट्स हैं पिछली बार भी वो सब ऑनलाइन रही हैं। देश में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, बहुत सारी स्थितियां क्या रही हैं पिछले वर्ष, हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं, उसमें कहीं कहने की जरूरत नहीं। सबके साथ न्याय हो, आपकी दृष्टि बिल्कुल एकदम सामंजस्य बैठाने की है, ये भी अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में जब 11वीं का रिजल्ट वैसे भी बहुत टफ होता है और ये जो सामान्य परिस्थितियां नहीं थी तो उसमें और चीजें मुश्किल हुई हैं, तो वेटेज के अनुरूप किस तरह से रखेंगे? कि बहुत सारे लोगों को डर ये लग रहा है कि 11th तो मेरा बहुत अच्छा हुआ ही नहीं और सामान्यतः बच्चों का 11वीं बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अनुराग जी क्या जब रखेंगे तो इस पर किस तरह से गौर करेंगे, ये भी जानना चाहते हैं लोग।
देखिए मैं पहले निवेदन यही कहूंगा कि अभी हम इस इशू पर डिस्कस नहीं करें कि 11th का वेटेज होगा कि 10th का वेटेज होगा कि 9th का वेटेज होगा, क्या होगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं हुआ। तो लेट अस डिबेट अभी हम नहीं स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक सीबीएसई अपना सर्कुलर नहीं देता तब तक ये बच्चों के लिए अननेसेसरी पैनिकी और एंजाइटी वाला होगा। तो प्लीज ये डिबेट हम नहीं करें तो बेटर होगा कि किस चीज का क्या वेटेज दिया जाएगा। एक बार हमारा सर्कुलर निकालने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और जस्टिफाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा बच्चे वेट करें, और अप्रोक्सीमेटली 2 वीक टाइम का हम समय मांग रहे हैं। लगभग 2 सप्ताह में क्राइटेरिया हम फाइनल कर लेंगे, क्योंकि वो पूरा नेशनल लेवल पे डिस्कस करके, डिबेट करके, स्पेशलिस्ट की राय लेकर के बनाया जाता है। तो थोड़ा सा हमें समय दें, धैर्य रखें, बच्चों को थोड़ा सा मानसिक रूप से शांत रहने दें, ये ज्यादा आवश्यक है। एक बार क्राइटेरिया निकल जाएगा तो सारी चीजें आपके सामने होंगी, किस चीज का क्या वेटेज। आप सजेशंस जरूर, सजेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा, शिक्षाविद हैं, उन्होंने ये कहा, उनको चिंता भी थी कि जो क्रीम है हमारे देश की, हमारा क्रीम से मतलब ये है कि जो भविष्य बहुत मेधावी छात्र हैं उनके साथ न्याय हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप मेधावी छात्र को उसके साथ उसका न्याय प्रक्रिया में बिल्कुल एकदम उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि क्या कोई वाइवा जैसी चीज रखी जा सकती है, या 5 मिनट का वाइवा, या कोई किसी डिजिटल फॉर्मेट के जरिए, या किसी तरह से, ये कोई सजेशन है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इस तरफ कोई सुझाव आए हैं आपके पास? ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके विषय को डाइवर्ट करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मेधावी छात्र हैं उनका हो, मैं यही कहूंगा कि जिन बच्चों ने अपना साल भर बहुत मेहनत की है, तैयारी की है, उनको उनके अकॉर्डिंग मार्क्स मिले, उनका रिफ्लेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि वो बहुत अच्छे, बहुत मेहनती, हार्ड वर्क वाले हैं और उनको खराब मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, क्राइटेरिया बहुत ब्रॉडर होगा, वहां यह नुकसान नहीं होगा। जहां तक वाइवा की बात है, ऐसा कोई विचार सीबीएसई के पास नहीं है कि हम इंडिविजुअली बच्चों का वाइवा लेकर के लेंगे। जो कुछ क्राइटेरिया होगा वो हम राइटिंग में आपको सर्कुलेट करेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। एक दूसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा है, सिर्फ वही बच्चा मेधावी नहीं होता जो मार्क्स लेता है। बच्चे अलग अलग फील्ड में अलग अलग मेधा के, अलग अलग बुद्धि के होते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें अलग कैपेसिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में अलग कैपेसिटी होती है, आर्टिस्ट में अलग कैपेसिटी होती है, बिजनेसमैन में अलग कैपेसिटी होती है। दुनिया को जिन लोगों ने टॉप तक ले गए हैं, जिन्होंने इनोवेशंस किए हैं, रिसर्च किए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य खड़ा किए, इंडस्ट्री खड़ा किए, कोई टॉपर नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी स्किल्स को, कॉम्पिटेंसी को शार्पन किया है। तो दिस इज द टाइम जो नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इंस्टेड ऑफ 100 में 100 मगिंग करके, रोट लर्निंग करके बच्चे ले लें और लाइफ में क्रम्बल करें। बेटर है कि हम बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट करें, जहां बच्चा निर्णय ले सके, कम्युनिकेट कर सके, सोशल थिंकिंग रख सके, लीडरशिप ला सके, क्रिएटिव हो सके। तो अब हमें डिबेट यहाँ शिफ्ट करनी चाहिए। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मेधावी का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं है, मेधा किसी क्षेत्र में भी जा सकती है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से आपके सहमत हूँ अनुराग जी, मैं इस बात से आपके सहमत हूँ। जब नंबर 100 में 100 आने लगे, अब जब 100 में 99 आने लगे तो आश्चर्य। मेरे समय में थोड़ी ना आता, मेरे समय में तो 60 जिसके आ गए उसने तो तख्ता पलट दिया। तो सवाल ये था कि जब 100 में 100 आने लगे तब दिक्कत होने लगी, और जब एंट्रेंस में लोगों के यूनिवर्सिटीज में नहीं हुए तो वहां पे कहीं हतोत्साही। तो इस बार मैं ये मान के चलूं, मैं बहुत छोटे में, बहुत आपसे 10 सेकंड में जवाब चाहता हूं कि इस बार गेम चेंजर भी होगा। यहां पे कहीं अवसर भी बन रहा है, मार्क्स बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखेंगे और हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता सुविधाजनक का मतलब ये प्रतिभा के अनुरूप मिलेगा। अनुराग त्रिपाठी जी, देखिए मेरा यह मानना है कि जिस देश में 35 लाख बच्चे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देते हों, वहां 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, उनकी काबिलियत है। और हमें ऐसा क्राइटेरिया कभी नहीं बनाना चाहिए जिसको हम अचीव नहीं कर सके। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो असेसमेंट है, रिजल्ट है, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और बच्चा एक मॉडल आंसर देता है तो फुल नंबर लेता है। तो 100 में 100 या 99 में कोई हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जमाने में नहीं मिलता था।
ऐसा क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता है कि जिंदगी में कोई 100 में 100 नहीं ले आए, जिंदगी में कोई गोल्ड मेडल ना ले, जिंदगी में कोई टॉप ना करे। तो पहली चीज तो ये कि इस डिबेट को हमें ये डाइवर्ट करना चाहिए कि 35 लाख में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे होंगे जो लाएंगे। दिस इज अ गुड थिंग, इसको कभी भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है कि बच्चे जो नंबर पाए वो अपनी परफॉर्मेंस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पाए। ऐसा ना हो कि बच्चे 90% पा रहे हैं लेकिन सोसाइटी में जब वो जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो नंबर को कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी और स्किल से लिंक किया जाएगा तो मुझे लगता है देश एक नई दिशा में जाएगा। बिल्कुल अनुराग जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और अगर सिद्धांत रूप से देखें तो ये बिल्कुल सच है और इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं आपकी बात से पूर्णतः 100%, इसमें तो 100% मैं सहमत हूं। यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया होगा निश्चित तौर से सीबीएसई के इसी धरातल पर होगा और इसी सोच के अनुरूप होगा। जो बच्चे जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में अपनी इच्छा अनुसार उनको इसका चांस मिलेगा और आपने कहा कि बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा। जुलाई तक हम एक्सपेक्ट करें कि जुलाई तक आ जाएगा अनुराग जी? मैं कोई प्रक्रियाएं शुरू होंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई तिथि निर्धारित नहीं करूंगा, उससे सेंसेशनल होगा। मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम रिजल्ट निकालेंगे। हम 24 घंटे काम करेंगे, फास्ट वर्क करेंगे, जल्दी डाटा अवेलेबल लेने का प्रयास करेंगे और समय पर, निर्धारित समय पर डिमांड करने से पहले रिजल्ट दे सकेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने तमाम सारे वक्त निकाला और बच्चों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप हमारे साथ लखनऊ से प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और बहुत सारे सवाल इस वक्त वहां भी मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी अपने 12th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया। दिनेश जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ जुड़े आप। पहला सवाल तो ये कि जो बोर्ड ने परीक्षाएं कैंसिल करी है तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, खासतौर से जहां तक रिजल्ट को बनाने का है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा। देखिए प्रतीक जी, पहले हमने जो आज से लगभग एक हफ्ता पहले ही निर्णय कर लिया था कि हाई स्कूल की भी परीक्षा को 100 साल के माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहली बार हम परीक्षा ना कराने का हमने निर्णय लिया, छात्रों के, शिक्षकों के और अभिभावकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो दृष्टिकोण रखा है मानवता का और अपने विद्यार्थियों के प्रति जो उनकी चिंता है उसको, और उन्होंने भी जब समीक्षा की पूरे देश के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के संदर्भ में तो 12वीं को निरस्त करने का निर्णय उनके मार्गदर्शन में हुआ। उससे पहले हम लोगों ने 10वीं की परीक्षा को निरस्त किया था और कक्षा 6 से लेकर और 11वीं तक के बच्चों को हमने प्रोन्नत कर दिया था। 10वीं की क्योंकि बोर्ड की परीक्षा थी और इसमें लगभग 29,94,312 बच्चे बैठे थे, इनमें हमने व्यवस्था करी थी कि अब की पहली बार हमने प्री बोर्ड की परीक्षाएं बीच में कराई थी कोरोना के संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए। तो हमने निश्चय किया कि 9th में जो बच्चा ने नंबर प्राप्त किए हों वो, और जो हाई स्कूल में जो उसको प्री बोर्ड के नंबर मिले हों वो, इन दोनों का जो औसत हो वो उसकी अंक तालिका पे अंकित किया जाए, उसको अंक दिए जाए उस आधार पे। अगर उसने प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है या 9th के उसके अंक नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में उसको सामान्य प्रोन्नति का, कक्षा प्रोन्नति का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि जो सामान्य वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा में वो चाहे तो एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, चाहे सारे सब्जेक्ट में बैठ के अपनी को अगर वो प्रमोट करना चाहता है या अपना फिर से परीक्षा में अंक के लिए वो बैठना चाहता है तो उसको बैठने का अधिकार होगा, भले ही 2022 में परीक्षा हो, लेकिन हम उसको 2021 का परीक्षा का आधार मानेंगे। तो एक हाई स्कूल के बारे में जो हमने निर्णय लिया, उसके बाद आज हमने विभिन्न प्रकल्पों के पर आज बड़ी गहनता के साथ में तमाम जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग हैं उनके विभागाध्यक्षों के साथ में, सचिवों के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग बैठे और हमने समग्र विचार करने के बाद ये निश्चय किया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड
प्रयागराज के इतिहास में 100 साल के पहली बार हम इंटरमीडिएट की यानी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी हम प्रमोट करेंगे। ये हमने आज निश्चय किया और प्रमोट करने की प्रावधि को हमने आधार बनाया कि उसने जो हाई स्कूल में अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो उसने 11वीं में जो अंक प्राप्त किए हैं उन दोनों का जो योग होगा वो उसके आधार हम उसको बनाएंगे और उसका जो औसत होगा उसके आधार पर अंकन होगा। अगर पिछले साल भी उसका मानो 11वीं में उसका प्रमोशन हो चुका होगा और उसने अंक नहीं प्राप्त किए होंगे, तो ये ऑप्शन रखा है कि इंटरमीडिएट में जो उसने प्री बोर्ड की परीक्षा में अंक प्राप्त किए होंगे वो, और जो हाई स्कूल की परीक्षा में उसने अंक प्राप्त किए हैं वो, इन दोनों को जोड़ के जो औसत निकलेगा वो हमारा अंक तालिका पे अंकों के रूप में अंकित होगा। अब इसमें फिर से प्रश्न आता है कि मानिए उसने प्री बोर्ड भी नहीं दी हो या उसने 11th की परीक्षा ना दी हो, तो ऐसी, या दोनों ना दी हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रमोशन का उसे प्रोन्नति पत्र मिलेगा और उसके लिए अवसर होगा कि सामान्य परीक्षा के समय वो चाहे तो सारे पेपर्स में, चाहे तो जिस पेपर में वो चाहता है कि उसको आशंका है कि उसको कम अंक मिले थे, उस परीक्षा में वो बैठ सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे, सीबीएसई के सचिव साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि उनकी यहाँ प्रक्रिया अभी तय होनी है। आपने तो प्रक्रिया बना दी है, वो तय होनी है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जब नंबर आधार बन रहे हैं तो लोग दिल्ली या आना चाहते हैं, बहुत बच्चे बाहर महाराष्ट्र पढ़ने जाते हैं, कई जगह जाते हैं, बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो नंबर एक आधार होते हैं। तो ऐसा ना हो कि यूपी के बच्चे या बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो मार्क्स के आधार पे कहीं मार्क्स खा जाएं आगे। तो ये तो ऐसा तो वो अवसर उनको मिले समान से, ये भी, इसका भी एक बहुत बड़ा पहलू है डॉक्टर साहब। देखिए, पूरी पारदर्शिता और शुचिता रखी गई है, क्योंकि हाई स्कूल में जो अंक उसने प्राप्त किए हैं एक आधार है, और प्री बोर्ड में भी सामान्यतः हमारे विद्यार्थियों को जो अंक मिलते हैं बड़ी पारदर्शिता के साथ भी होता है। कहीं कहीं शिकायत आती है, लेकिन उनको भी पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो वो दोनों आधार हमारे पास भी मौजूद हैं। अगर ये भी आधार नहीं होंगे तो हमने सामान्य परीक्षा में उसको बैठ के, जब सामान्य स्थितियां होंगी, जब परीक्षा होगी, तो उस विद्यार्थी को बैठने का अवसर दिया है। राइट डॉक्टर साहब, ठीक है, ये बात सही है आपकी। आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन एक समय सीमा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे एंट्रेंस के, या सॉरी इस बार तो एंट्रेंस है नहीं, तो एडमिशन के प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो उसके समय सीमा आपने कोई तय की है? कब तक रिजल्ट आएगा? नहीं, और तो मौका मिलेगा, लेकिन अभी हम तत्कालिक परीक्षा कराने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है कि हम बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के दृष्टि से हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। स्थितियां सामान्य होने पर हम परीक्षा कराने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी जो अंक आएंगे वो आधार बनेंगे प्रवेश के लिए, वो अधिकृत होंगे, वो अधिकृत अंक हमारे होंगे, वो प्रवेश के लिए भी होंगे, और वो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी अनुमन्य होंगे। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक, अगर मान लीजिए कोई बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ और उसे लगता है कि मेरे मार्क्स सही नहीं है और इसमें मुझे अवसर मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब? और प्रधानमंत्री के बैठक में क्या सुझाव रहे, ये भी एक सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि एक शिक्षाविद होने के नाते भी आपने क्या सुझाव दिया था आज इस पूरे वर्ष को लेकर डॉक्टर साहब? नहीं, हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष साथ बैठक नहीं हुई थी। हम लोग की जो बैठक हुई थी केंद्र सरकार में, वो माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में माननीय श्री रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी पूर्व मानव संसाधन मंत्री, और माननीय स्मृति ईरानी जी पूर्व मानव संसाधन मंत्री जी की उपस्थिति में हुई थी। उसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण जो हो सकते थे, विकल्प हो सकते थे, उनको हमने रखा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हमारे साथ रहेंगे, जो कि बातचीत उनसे की, और खासतौर से उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है एग्जाम को लेकर, रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर, और
और वहां मध्य प्रदेश में क्या आधार है, ये भी जानने की हमने बहुत कोशिश की। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आधार है इस बार आपने रिजल्ट के बारे में लेकर सोचा है? जी इंदर सिंह जी। मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का समूह बनाया है जो आपस में क्या क्या कर सकते हैं इसे सुझाव लेना और आगे क्या बेस्ट होगा वो निर्णय करना। हर चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, सभी के विषयों पर चर्चा करना और फिर उसमें से जो अच्छा से अच्छा होगा उसका निर्णय करेंगे। इसके लिए पूरा एक मंत्रियों के समूह बनाया गया है, वही इसमें सब निर्णय करते हैं। इंदर सिंह जी, यही सब जानना चाहते हैं अच्छे से अच्छा क्या होगा ये, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि रिजल्ट आपका कब तक आ रहा है, क्योंकि फर्दर यूनिवर्सिटीज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो देखना होगा। तो बच्चों के दिमाग में कि रिजल्ट कब तक आप ला रहे हैं? इंदर सिंह जी। रिजल्ट अब कल हमने सब घोषणा की है। सारी तैयारी के साथ में सामान्यतः परीक्षा लेने में जितना समय लगता है और उसका कॉपी का वैल्यूएशन करने में उतना समय तो लगेगा ही, लेकिन पूरी परीक्षा लेते में जितना समय लगता है उससे कम समय में हम रिजल्ट को दे देंगे। जी इंदर सिंह जी, एक सवाल है, लोगों को बार बार पूछ रहे हैं इस बार, और तमाम शिक्षाविदों ने भी कहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट है जिसको का आधार बनाया जा रहा है तमाम जगह, वो प्रतिभा का सही मूल्यांकन होगा? इस बार जो रिजल्ट आएंगे उसको लेकर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, खासतौर से इंदर सिंह जी। निश्चित रूप से हम वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यांकन करा रहे हैं। बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है। जी, एक सवाल ये कि कोरोना का समय है और बहुत विकट समय है, और ये बात सच है, लेकिन चीजें सामान्य होती हुई नजर भी आ रही हैं, केसेस कम हो रहे हैं सब जगह। तो क्या कुछ ये सोचा है कि ओपनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, खासतौर से स्कूल कॉलेजेस को लेकर अभी क्या सोच बन रही है? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ष तो देख लिया, पिछला वर्ष भी देख लिया, तो आने वाले समय के लिए क्या नीति है, कुछ इस पर विचार हुआ है? हमने 15 जून से स्कूल खोलने का पहले डिक्लेयर किया था। 15 जून तक हमने छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अभी परिस्थितियां जैसी है ऐसे स्कूल खोलने की परिस्थितियां नहीं है, ना कॉलेज खोलने की परिस्थितियां हैं। हमारा जो मंत्रियों का समूह है पूरे एक वर्ष का पूरा कैलेंडर तैयार कर रहा है, जिसमें सब विभाग अपने अपने परीक्षाएं कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा और पढ़ाई कैसे कराएंगे। मुख्य बात पढ़ाई की है, पढ़ाई कैसे कराएंगे। सब दूर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है तो उसका विकल्प क्या होगा, इस सब पर हमारे मंत्री समूह ने विचार किया है। आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर वो समूह के साथ ही हम विचार करने वाले हैं, और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ऐसा विचार होगा जो सबको स्वीकार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इंदर सिंह जी। ये बात सच है कि ये दुनिया और स्थितियां, परिस्थितियां बहुत विकट हैं, असाधारण हैं, और इसी में फैसला भी असाधारण ही होते हैं। और आने वाले समय में शिक्षा नीति में और भविष्य में कैसे शिक्षा दी जाएगी, एक बहुत बड़ा पहलू और बड़ा प्रश्न रहेगा। आपने कहा कि 1 साल का कैलेंडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आप जुड़े, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ इंग्लैंड से एक डॉक्टर जुड़ेंगे, और वहां जो केसेस बढ़ रहे हैं, वहां जो एकदम से केसेस बढ़े हैं, 1 हफ्ते के अंदर दुगने हुए हैं, वैक्सीनेशन लगभग आधे से ज्यादा लोगों को हो चुका है, आखिर क्या विषय है, क्यों है, इस पर हम जानेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ 2 डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ रहे हैं, और जो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं को लेकर उनके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ इंग्लैंड से डॉक्टर अमित गुप्ता एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, थैंक यू सो मच, एक बार फिर हमारे साथ हैं, आप वक्त दे रहे हैं, शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर एन.के. गांगुली साहब, पूर्व निदेशक ICMR, हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गांगुली हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों से एक जल्दी सवाल यह है कि डॉक्टर अमित, लोगों ने कहा कि लंदन में केसेस एकदम से फिर से राइज करने लगे। बुधवार को केसेस लगभग, जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से लगभग 7,000 के आसपास, वेंसडे के आसपास पहुंच गए, जो पिछले हफ्ते 3,500 थे।
एक जो मोटे तौर पे जो आया कि वैक्सीनेशन लगभग 35%, 35% हो चुकी है ब्रिटेन को, तो ये कौन सा वेरिएंट है जो आगे आप फिर से और चिंता बढ़ा रहा है? वैक्सीनेशन होने के बाद लोगों ने यहां भी कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जब 50-60% हो जाएगा तो फिर हम बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो ये चिंता की बात है और लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर अमित। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि थोड़ा चिंता का विषय तो बन ही गया है। देखिए, केस नंबर्स पिछले हफ्ते से इस हफ्ते 30% करीब बढ़ गए, फिर भी कम है, मतलब 7,000 के करीब है, लेकिन फिर भी पहले से बढ़े हैं। लेकिन इसको हम अगर जो ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हैं। एक, जो केसेस हो रहे हैं वो ज़्यादातर उनमें हो रहे हैं जो जिनको एक वैक्सीन की डोज मिली है, बल्कि ना कि 2। तो पहली तो चीज़ वो है। और दूसरी चीज़, जिनको ये वायरस पकड़ भी रहा है वो यंगर ग्रुप है, क्योंकि ओल्डर ग्रुप जो है, एल्डरली ग्रुप, वो वैक्सीनेट हो चुका है ज़्यादातर। तो एक तो यंगर ग्रुप में है। दूसरी चीज़, जिनको हो भी रहा है, उन अगर जो अस्पताल में दाखिल भी हो रहे हैं तो उनको सीवियर डिजीज़ नहीं है और डेथ्स अभी भी बहुत कम है। पिछले हफ्ते से अगर जो कंपेयर करें तो डेथ्स जो है वो घट के मतलब 8% और भी कम हुई है। तो ये वायरस जो है, जो जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो कि इंडिया से ओरिजिन लेता है, यही वायरस जो है यही यूके में पकड़ बना रहा है। लेकिन अब असमंजस इस चीज़ का है कि अब इसका आगे क्या होगा। अगर जो केसेस बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हम हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स ज़्यादा देखेंगे, वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चिंताजनक भी है और कुछ रीअश्योरिंग भी है। रीअश्योरिंग ये है कि अभी भी यंगर लोगों में है और डेथ्स भी कम है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, 75% लोगों को एक डोज तो मिल ही चुकी है पूरे यूके में, और 50% को 2 डोजेस मिल चुकी हैं। तो सरकार ये सोचती है, मेरे ख्याल से, जहाँ तक न्यूज़ में हम पढ़ भी रहे हैं और जहाँ तक बात चल रही है, कि 21 जून को जो खोलने वाला टाइम है कि पूरा यूके खुल जाएगा 21 जून पे, उस पे जरा कश्मकश है कि अगर जो हम खोल देते हैं तो शायद हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो और डेथ्स ज़्यादा ना हो, लेकिन ये वायरस फिर भी समाज में फैलेगा। और क्या ये फैलने से क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या फिर आगे जाके और म्यूटेशंस होंगे, क्योंकि जितना वायरस फैलता है उतना ही म्यूटेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है खोलने का, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ चिंताजनक चीज़ें भी हैं। राइट। अमित, डॉक्टर अमित, जितना आप भारतीय हैं उतना ही हम भी भारतीय हैं और आप यहीं से हैं, और मैं बस सिर्फ इतना कहूंगा कि वो इंडिया से जो है वो ना कहा जाए और ना जोड़ा जाए, क्योंकि अब तो सबने नेम कर दिया, डेल्टा आपने बता ही दिया, तो हम डेल्टा से ही करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, B117 जो है, B117, ये जो वेरिएंट है, ये आपका कोई नया वेरिएंट है जो आपने अभी यूके में मिला है, या ये डेल्टा जो वेरिएंट मौजूद था वहां पे वही है जो म्यूटेट हुआ है, या फर्दर म्यूटेशन हुआ है, क्या है, जानना चाहते हैं हम। डॉक्टर अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं डॉक्टर अमित से एक बार कोशिश करता हूं मिलने के लिए, लेकिन फिर से मैं सीधे डॉक्टर एन के गांगुली के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, एक अच्छी खबर यह है कि फाइजर और मॉडर्ना को यहां पे इजाजत मिली और उन्होंने कहा कि जो ब्रिज ट्रायल है उसमें आपको छूट मिल जाएगी। तो लोग जानना चाहते हैं कि ब्रिज ट्रायल से छूट देने का मतलब क्या है। वैक्सीन को लेकर वैसे ही इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के, पॉलिटिशियन से लेकर बहुत सारे लोगों तक बड़ी धारणाएं होती हैं। तो जब आप कह देते हैं मैंने ब्रिज ट्रायल से छूट दे दी, तो लोगों के दिमाग में और सारे संशय आ जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब क्लियर कर दिया जाए, ब्रिज ट्रायल से छूट देने का मतलब क्या होता है और ये क्यों दिया गया, किन स्थितियों में, परिस्थितियों में दिया जाता है। डॉक्टर गांगुली। एक्चुअली एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी जो कि कोई वैक्सीन या कोई दवाई किसी और कंट्री में वो मार्केट में है और वो इंडिया में लाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ट्रायल इंडिया में करना पड़ता था, ये देखने के लिए कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे वो जो जिस कंट्री में वो रिलीज़ हुआ है वैसा है। तो ये छोटा सा ट्रायल होता था, इसको ब्रिज ट्रायल कहते हैं। लेकिन इस वक्त ये हमने काफ़ी देर कर दी, हमको इसमें इंसिस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए था
कि फाइजर वैक्सीन जो है वो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में लग चुकी है। एशिया में, जापान में लग चुके, बहरीन में, यूएई में लग चुके, इजराइल में लग चुकी है, कब थाईलैंड में लग चुकी है, मैंने आसपास के सारे जगहों में लग चुकी है। पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लग चुका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लग चुका है, सब जगह लग चुका है, और यूरोप में लग चुका है। तो इसमें मिलियन, हंड्रेड मिलियंस लोगों को मिल चुका है ये। तो इसमें फिर हमको ये सब देरी नहीं करनी चाहिए थी, हमको ये इंसिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक अजीब सी वैक्सीन शॉर्टेज है इस वक्त, हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। और फाइजर वैक्सीन आने से हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम इम्यूनाइज कर सकेंगे और बच्चों को भी इम्यूनाइज कर सकेंगे, वो भी ज़रूरी है, जिससे कि वो जाके इम्तहान दे सकें, कॉलेजेस में जा सकें, उनको भी हम इम्यूनाइज कर सकेंगे कि इनमें इनका डाटा है जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स है। राइट, इस वक्त राइट सर, मैं एक सवाल, सर एक सवाल ये बन जाता है आपसे, सर एक सवाल ये बन जाता है, ये आपने कहा कि थोड़ी देर कर दी, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि जब आपके पास डाटा है, एशियंस डाटा है, और आप वो जीन वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि एशिया में भी बहुत जगह वो मौजूद है, लोग ये जानना चाहते हैं सर कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, 200 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन के वाइल्स होंगे, मौजूद होंगे, यानी डोजेस दी जा सकेंगी, तो आप सहमत हैं कि इतना हम कर लेंगे, या अभी आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा आंकड़ा बताया गया है, हम इससे आसपास नहीं पहुंच पाएंगे? आपका क्या अनुमान है डॉक्टर एन.के. गांगुली? देखिए, अभी तक तो जो रेट है वो उसमें तो ये लगता है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। गाँव में वैक्सीन नहीं पहुंची है, विलेजेस में नहीं पहुंची है अभी। उसके अलावा जो डिस्टेंट पॉपुलेशंस हैं, ट्राइबल्स में नहीं पहुंची है। फिर हमारे पास जो स्ट्रीट पीपल हैं, जो होमलेस हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, ये इन सब के पास, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके पास तो नहीं पहुंची वैक्सीन। और 18 से 45 साल वालों के पास भी ठीक से नहीं पहुंची वैक्सीन, अभी शॉर्टेज है। सो इस वक्त सारा कुछ डिपेंड करेगा हम कितनी मुस्तैदी से चीज़ों को प्रोक्योर कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोक्योर और इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी लोकल प्रोडक्शन रैम्प करने में थोड़ा टाइम लगेगा। रैम्प करने के ऑर्डर्स गए हैं, पैसे भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट इतना इजी नहीं है, क्योंकि सब प्रोक्योरमेंट का एक शेड्यूल होता है। तो हमें अगर ये प्रोक्योरमेंट में हम सक्सेसफुल हुए कि किसी तरह से हम इंटरनेशनली वैक्सीन प्रोक्योर करके हमारी जो ज़रूरतें हैं, करीब 1.7 बिलियन डोजेस की ज़रूरत है, तब हम कह सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। अभी तक जो वो है, अभी तक तो हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है। राइट, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि फाइजर के बारे में आपने कहा कि अब तो हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को, तो क्या ये फाइजर के पास ही था, उसी की वैक्सीन में ये सुविधा थी और किसी के पास नहीं थी? और क्या फिर लोगों के दिमाग में आता कि फाइजर इज बेटर, वो ज्यादा अच्छी है हमारी, जो हमको दो मिल रही है? ये सवाल उठ जाता फिर एकदम से। नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए डॉक्टर एन.के. गांगुली। ऐसी चीज नहीं है। फाइजर अपना पूरा कर चुकी है, प्रेग्नेंट वुमेन की ट्रायल कर चुकी है, 12 से 15 साल के बच्चों का भी कर चुकी है, और 2 से 12 साल के बच्चों का जारी है। सो इसके पास डाटा है। प्रेग्नेंट वुमेन काफ़ी संख्या में मरते हैं, और जो बच्चों में अब ये बीमारी बच्चों में फैल रही है, सब जगह दुनिया में बच्चों में फैल रही है। बच्चों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, सिर्फ उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, सबके। और स्कूल कॉलेज खुलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्कूल में जाने से मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव वो डेवलप करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई। राइट सर, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, राइट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने मेरा सबका ध्यान खींचा। डॉक्टर अमित गुप्ता, क्योंकि वक्त निकल गया, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। B117 जो वेरिएंट है, जिसका बारे में जिक्र हो रहा है यूके में, वो जो डेल्टा है वेरिएंट, उसी से म्यूटेट हुआ है, उसी से निकला हुआ है, या कोई ये अलग है? दूसरा ये कि जब हम चारों तरफ से कटे हैं, पूरी दुनिया से कटे हुए, अच्छा वो एक ही है, अगर हम पूरी दुनिया से कटे हैं,
तो फिर ये म्यूटेशन कैसे हो, जी राइट, आप क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अरे नहीं, म्यूटेशंस कैसे होती हैं तो देखिए किसी को पता नहीं है, लेकिन ये एक चीज पता है कि ये म्यूटेशन किसी भी कंट्री में कहीं पर भी आ सकती है। ये वेरिएंट इंडिया में पाया गया, ये ओरिजिनल वायरस का म्यूटेशन हुआ। उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं कि जब वायरस ज़्यादा फैलता है तो ज़्यादा म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। कुछ लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके अंदर जब वायरस फैलता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। थोड़ा हिंट प्लाज्मा थेरेपी पे भी दिया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से शायद म्यूटेशंस बढ़ जाएं। तो ये तो हमें पता नहीं है कि म्यूटेशंस क्यों होते हैं। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ से थोड़ी हमें अच्छा लगना चाहिए सोच के कि अगर जो आपके पास बोथ डोजेस लगे हुए हैं वैक्सीनेशन के, तो ये डेल्टा वेरिएंट जिसको हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं, वो 2 डोजेस काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। तो उसमें जिनको भी वायरस पकड़ भी रहा है तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, वो लोग अस्पतालों में दाखिल नहीं हो रहे हैं और उन लोग की मौत भी नहीं हो रही है। तो जैसे डॉक्टर गांगुली ने कहा कि तो ये कंफ्यूजन आप दूर डॉक्टर अमित तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर रहे हैं कि ब्रिटेन में अगर केसेस थोड़ा एकदम से पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ज्यादा आ रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है अगर आपके पास दोनों जैब लगे हुए हैं तो। डॉक्टर अमित देखिए, दो जैब्स ही प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि तो जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो यंग लोगों में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एल्डरली पॉपुलेशन वो ज्यादा वनरेबल है, वो लोग हॉस्पिटल में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास 2 डोजेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 डोजेस अगर जो आपको मिले हुए हैं, एजेड के हों चाहे फाइजर के हों, किसी की भी हों, वो काफी प्रोटेक्टिव है। अगर जो एल्डरली पॉपुलेशन में वायरस आ भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। तो दिस इज गुड न्यूज, क्योंकि अगर जो हम अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में रैंप अप कर दें, जैसे गांगुली सर बोल रहे हैं, और ये दैट इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन। वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू हर्ड इम्यूनिटी, एक तरीके से देखा जाए तो हालांकि ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, राइट सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर गांगुली। बहुत वक्त की थोड़ी सी कमी है, थैंक यू सो मच। और ये बात आपने जो कही डॉक्टर अमित कि ये सोचा जा रहा है, यूके में इस बात के बारे में विचार भी हो रहा है कि लॉकडाउन खोला जाए या ना खोला जाए पूरी तरह से, और सुरक्षित होगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि केसेस वहां पे बढ़े हैं, चिंता जरूर है। तो इस तरफ आप सोच रहे हैं और ये हमारे लिए भी एक सबक है, खासतौर से हम जब आपको देखते हैं तो हमारे लिए भी एक सबक है कि हमें आगे कैसे सोचना है और कैसे पॉलिसीज बनानी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे वक्त अभी ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कोरोना से के बाद बच्चों को होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका जिक्र करना आप बेहद जरूरी, क्योंकि वो भी चिंता बढ़ा रही है। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स और जुड़ेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। ब्लैक फंगस के केसेस जब एक साथ देश में बढ़े तो बात यहां आके रुकी कि इम्यूनिटी जब कमजोर होती है तो ये होता है। कोरोना के बाद ये केसेस एक साथ पूरे देश में लगभग मिले। हम अभी इस पर पूरी तौर से या आधिकारिक तौर से ये कह भी नहीं पाए थे कि ये इस वजह पॉइंट आउट नहीं कर पाए थे, लेकिन एक नई चीज और एक नई बीमारी कोरोना के बाद खासतौर से बच्चों में मिली और वो थी MIS-C। इसको लेकर बड़ी चर्चा, और देश में इस वक्त अगर हम गुजरात से बात करें और दिल्ली और NCR के एरिया में बात करें, गुड़गांव में बात करें, तो बहुत केसेस हैं इस वक्त। 200 के लगभग तो केसेस सिर्फ सूरत की बात करें तो वहां पे 150 के करीबन दिल्ली और NCR के पास है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ये बात आई और उन्होंने कहा कि ये क्यों होता है कोरोना के बाद। ये बच्चों में खासतौर से 5 से 15 साल के बच्चों में ज्यादातर देखने को मिला, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे जो 5 साल से छोटे बच्चों को भी ये देखने को मिला, जिसमें मल्टी ऑर्गन जो है यानी आपका फेफड़े हैं, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ 2 बहुत विशेष मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर सुषमा नांगिया, दिल्ली डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नियोनाटोलॉजी यानी नवजात शिशुओं के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुषमा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहुल नागपाल हमारे साथ जुड़े हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से, हेड हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के, बाल रोग विशेषज्ञ। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल नागपाल, आपका भी थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुषमा, अभी हम समझ ही नहीं पाए थे, आखिर जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर सुषमा कि ये आखिर MIS-C क्या एकदम से सुनने को मिल गया, एकदम से केसेस बढ़ने लगे बच्चों में और बेहद घातक भी है। जैसे जिस तरह से इसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व है तो ये घातक भी है,
लोग जानना चाहते हैं कोरोना के बाद अकस्मात ये क्यों हुआ। डॉक्टर सुषमा। हाँ जी। मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगी कि बच्चों में जो कोरोना हो रहा है तो 60 से 70% बच्चों में कोई सिम्पटम नहीं है, कुछ नहीं होता है, कोई सिम्पटम पता ही नहीं चलता है कि उनको कोरोना है। जो रिमेनिंग बच्चे 30% के करीब हैं, उनमें भी इट इज़ लाइक लेस देन 1% जिनमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन देखा गया है या रिपोर्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन है या हमें इससे बहुत एकदम से डरने या पैनिक करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन बच्चों में ये होता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनमें कोई ना कोई अंडरलाइंग क्रोनिक कंडीशन है या क्रोनिक डिजीज़ है या इस तरह का है, तो उनमें ये मिल सकता है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो मॉर्बिड ओबेसिटी है और लेट्स से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, कुछ इस तरह की अंडरलाइंग कोई चीज़ है, उन बच्चों में कोरोना जब अफ़ेक्ट करता है तो ऐसा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि उन सब में हो, पर उनमें इस तरह से हो सकता है। सो मोस्टली इसमें ये है कि फ़ीवर जो है हाई ग्रेड रहेगा 3 दिन से ज़्यादा, कभी आँखों में लाली सी नज़र आएगी, बच्चे को डायरिया से प्रेज़ेंट कर सकता है और उसके साथ-साथ जो है कई बार बच्चा शॉक में प्रेज़ेंट करता है एंड रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर। सो इस तरह की प्रेज़ेंटेशन होती है बट जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये हर एक बच्चे को जिसको कोरोना हुआ है, उसको ऐसे मैनिफेस्ट होगा या इतना सीवियर होगा, ऐसा नहीं पाया गया है। डॉक्टर राहुल नागपाल, इसमें ये भी देखा गया कि कोरोना नहीं था, उसके बाद भी ये मिल गया MIS-C और लोगों के दिमाग में इस समय संशय इस बात को लेकर भी है कि ब्लैक फंगस से तो हम जूझ ही रहे थे और ये एक अकस्मात केसेस इतने ज़्यादा आ गए और इसमें गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं कि आखिर नए सिरे से कि इसको देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैला। कोरोना अगर माँ को है तो बच्चे में आ सकता है, ये कुछ जैसे बच्चा फीड लेता है तो क्या ये कुछ इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं और 5 साल से छोटे वाले बच्चे को भी इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या अलर्ट रहने की जरूरत है और क्या देखे जाने की इस वक्त खास तौर से जरूरत है जिन केसेस में कोरोना बच्चों को हुआ है। तो डॉक्टर राहुल नागपाल। देखिए जी, सबसे पहली बात जो आपने पूछी MIS-C की, डॉक्टर साहब ने ठीक बताया कि ये सब बहुत ही रेयर होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। पर इस बार सेकेंड वेव में इतने सारे बच्चों को ये कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया कि MIS-C भी देखने को पाया गया। ये सच है कि MIS-C डेंजरस हो सकता है, मगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से ये ठीक भी हो सकता है और ठीक होता ही है ज़्यादातर। मोर्टेलिटी बच्चों में बहुत कम है। आपने पूछा कि कई बच्चों को कोरोना वायरस हुआ भी नहीं और मगर MIS-C हो गया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 60 to 70% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन जरूर हुआ मगर उनके सिम्टम्स नहीं हुए और इसलिए पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना वायरस डिजीज हुई कि नहीं हुई, एंड दे मैंने प्रेजेंट एज MIS-C। दूसरा सवाल आपका ये था कि मदर से बेबी में बाय ब्रेस्ट फीडिंग जा सकता है कि नहीं। इसका बहुत ही लिटिल एविडेंस है या है ही नहीं। हमारे हिसाब से अब तक की ये गाइडलाइंस हैं कि मदर को चाहे कोविड डिजीज हो, फीड देना बहुत जरूरी है और जो ब्रेस्ट फीडिंग से फायदे हैं वो टॉप फीडिंग अगर दोगे तो उससे ज्यादा नुकसान। तो बेनिफिट रिस्क रेशो की बात है। मदर से बेबी को हो सकता है अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन ना ले, मास्क ना पहने या बच्चे को हाथ वगैरह ना धोएं, उससे हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग से अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को हो जाएगा। तो ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात आपने पूछा 5 साल से कम बच्चों को। एक सवाल इसी के साथ जोड़ लीजिएगा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी वो है कि क्या लोगों ने कहा कि बच्चों को हो रहा है तो क्या ये थर्ड वेव आ गई है, क्या ये भी लोगों के दिमाग में आने लगा? अभी तक तो कोई ऐसे संकेत नहीं है कि थर्ड वेव आ गई है, मगर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इंसिडेंसेस हैं। अभी तक कोई थर्ड वेव की ऐसी, जहां तक मुझे ज्ञात है, कहीं कुछ नहीं हुआ। हर जगह केसेस कम ही हो रहे हैं सिवाय नॉर्थ ईस्ट में और शायद एक आध और स्टेट में।
महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को कोविड ज्यादा पाया गया है, मगर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि थर्ड वेव आ गई। और ये जरूरी नहीं है, कोई इसका एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव में बच्चों को सिवियरिटी ज्यादा होगी। बच्चे एक 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो फैक्ट्स हैं। नंबर 1, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2, बच्चे इन्फेक्शन फैला सकते हैं। नंबर 3, बच्चों को ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि सीवियर डिजीज होगी थर्ड वेव। ये 3 बातें ध्यान रखें। राइट सर, राइट सर, राइट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वक्त बहुत कम है आज। डॉक्टर सुषमा, मैं बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं फिर से आपका वक्त लेना चाहूंगा, लेकिन माफी चाहता हूं, आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार का वक्त।